जो मैंने कालिदास के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में कहा था, यह उक्त किंवदंती किंवदंती यानी अफवाह सारहीन यानी बिना किसी लॉजिक का इसलिए प्रतीत होता है कि एक संकोचहीन विदुषी बहुत बड़े विद्वान अपने पति के विषय में बिना पूरी छानबीन किए ही विवाह कर ले। विश्वास करना कठिन है। विद्योत्तमा इतनी विद्वान थी और वो अपने पति के विषय में बिना छानबीन विवाह कर ले, यह विश्वास करना कठिन है। और दूसरी बात, विद्योत्तमा राजा की पुत्री थी, साधारण व्यक्ति की नहीं। तो क्या विवाह कराते समय पंडित जन भयभीत नहीं हुए कि वस्तु स्थिति का पता चलने पर राजदंड भोगना होगा? तीसरी बात, यदि कालिदास को काली द्वारा विद्या प्राप्त हुई होती तो वे काली के प्रति अवश्य कृतज्ञ होते और अपने ग्रंथों में उसे विशिष्ट स्थान देते, किंतु ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने किसी भी काव्य अथवा ग्रंथों में काली का कोई विशिष्ट स्थान नहीं रखा है। और चौथी बात, ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास के नाम में काली शब्द देखकर किसी व्यक्ति ने प्रकृत घटना की कथा को गढ़ लिया हो अथवा काली के किसी भक्त ने ऐसा कल्पना किया हो। और अति कश्चित भाग विशेषः प्रश्न के उत्तर में लिखे गए तीनों ग्रंथों में से किसी भी ग्रंथ को कालिदास की सर्वप्रथम कृति नहीं माना जा सकता। अतः यह मानना होगा कि कुछ ग्रंथ पहले लिखे गए और बाद में उक्त प्रश्न के उत्तर रूप में निर्दिष्ट ग्रंथों का प्रणयन किया गया। ऐसा क्यों? उक्त प्रश्न के उत्तर में अभिज्ञान शाकुंतलम, यह एक नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की कृति है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को क्यों नहीं लिखा गया जो कालिदास की रचनाओं में श्रेष्ठ है? क्या प्रश्नगत पदों में से किसी एक पद द्वारा महाकवि अपने विश्वविख्यात नाटक की रचना नहीं प्रारंभ कर सकते थे? इसी प्रकार कालिदास के विषय में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। जैसे लंका के राजा कुमारदास लगभग 500 ईस्वी पूर्व ने एक कथा है, एक वेश्या की गृह भित्ति पर, घर के दीवार पर श्लोक का आधा भाग लिखवा दिया था। वेश्या के घर के दीवार पर किसी एक श्लोक का आधा भाग लिखवा दिया था। उस श्लोक की पूर्ति करने वाले को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण प्रदान करने की घोषणा की गई थी। उसको जितना ज़रूरत होगा उतना सोना देने की घोषणा की गई थी। रसिक महाकवि भी वहाँ पधारे और अपूर्ण श्लोक को पूरा कर दिया। वेश्या ने स्वर्ण के लोभ में आकर कालिदास को मार डाला और स्वयं श्लोक रचयित्री बन बैठी। उस श्लोक को रसिक कवि महाकवि कालिदास ने आके पूर्ण किया और वेश्या ने सोने यानी स्वर्ण के लोभ में आकर कालिदास को मार डाला और उस श्लोक की रचयित्री खुद बन बैठी। कुमारदास वेश्या द्वारा कालिदास के वध को जानकर इतना दुखी हुआ कि कालिदास की चिता में जलकर मर गया। तो ये भी एक है अफवाह यानी किंवदंती है। तो यह एक कथा भी कल्पित ही प्रतीत होती है, किंतु प्रमाणों के अभाव में निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। वैसे कालिदास ने वेश्या का मनोहारी वर्णन किया है। उनके दृष्टि में वेश्या एकदम नीच भी नहीं है। अतः कालिदास की हत्या संबंधी इस कथा को केवल उनके वेश्या संबंध के कारण मिथ्या नहीं बतलाया जा सकता। इस प्रकार प्रकृत कथा के खंडन एवं मंडन के लिए प्रबल प्रमाणों का सर्वथा अभाव होने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं। कालिदास की जन्मभूमि एवं निवास स्थान। महाकवि ने अपने जन्म के द्वारा किस ग्राम, नगर अथवा प्रांत को पवित्र किया है कहना अत्यधिक कठिन है। पुष्ट प्रमाणों के अभाव में तत्त प्रांतीय विद्वान अपने अपने प्रांतों में कालिदास का जन्म मानते हैं। हमारे बंगाली विद्वान मुर्शिदाबाद के गड्डा सिंगरू नामक ग्राम में महाकवि का जन्म मानते हैं। बंग विद्वानों के अन्य तर्कों में एक प्रबल तर्क यह है कि बंग देश में काली की उपासना सर्वाधिक होती है तथा काली से महाकवि को काव्य प्रतिभा या विद्या प्राप्त हुई थी। अतः कालिदास निस्संदेह बंग देश में अवतरित हुए। किंतु बंग विद्वान के उक्त तर्क में सार नहीं है। कालिदास का जीवन वृत्त शीर्षक द्वारा पिछले पृष्ठों में इस मत का खंडन किया जा चुका है। प्रोफेसर लक्ष्मीधर कला ने
अधिक प्रयास एवं विस्तार के साथ कालिदास को कश्मीर में जन्म लेने वाला सिद्ध करना चाहा। विशेष रूप से हिमालय एवं हिमालय से संबंध स्थानों की कालिदास कृत वर्णन के आधार पर, लेकिन राजतरंगिणी में कालिदास का नाम काश्मीरी कवियों ने अंतर्गत उल्लिखित नहीं है तथा हिमालय या कश्मीर से संबंध स्थानों के वर्णन कर देने मात्र से कालिदास को कश्मीरी नहीं मान लेना चाहिए। हिमालय के वर्णन के अतिरिक्त अन्य स्थानों का हूबहू वर्णन भी कालिदास ने प्रस्तुत किया है। फिर क्यों कालिदास का जन्म कश्मीर में संबद्ध किया जाए, अन्य स्थानों से नहीं? अन्य स्थानों से क्यों नहीं? पूर्वाग्रह पर आधारित तर्क निर्णय के लिए समर्थ नहीं होता। एक मत कालिदास को विदर्भ में जन्म लेने वाला मानता है, क्योंकि विदर्भ का उल्लेख कालिदास के ग्रंथ में हुआ है, किंतु कालिदास ने अपने ग्रंथ में विदर्भ का सांगोपांग वर्णन नहीं प्रस्तुत किया है, अतः यह भी अमान्य ही सिद्ध होता है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का मत है कि कालिदास का जन्म विदिशा के समीपस्थ वनों, नदियों एवं स्थानों का वर्णन कालिदास ने मेघदूत में किया है। यह मत इसलिए मान्य नहीं है कि विदिशा के वर्णन की सीमा केवल 3 ही श्लोक है तथा वर्णन से भी मातृभूमि जैसा प्रेम नहीं टपकता। दरभंगा जिले के उच्चैठ नामक ग्राम के समीप भगवती दुर्गा की एक मूर्ति तथा पास में एक ही टीला है। परंपरा के अनुसार यही कालिदास को विद्या प्राप्त हुई थी। मैथिली विद्वान उक्त स्थान के आधार पर कालिदास को मिथिला में जन्म लेने वाला मैथिली मानते हैं और निवासी स्थान उज्जैनी से महाकवि का बहुत अधिक लगाव है। उज्जैनी का जितना एवं जैसा वर्णन महाकवि ने किया है उतना एवं वैसा वर्णन अन्य किसी नगरी का नहीं किया है। यद्यपि कालिदास कृत अलका वर्णन सर्वोत्कृष्ट है, तथापि अलका है दिव्यनगरी और उसके वर्णन में कवि कल्पना अंकुशहीन है। इसे यह प्रतीत होता है कि कालिदास का अधिक समय उज्जैनी में व्यतीत हुआ था। इतना तो स्पष्ट ही है कि उज्जैनी से महाकवि को अतिशय प्रेम रहा था। यह भी असंभव नहीं कि कालिदास का जन्म भी उज्जैनी में ही हुआ हो, किंतु जब किसी भी मत के प्रबल प्रमाण न मिल सके, कोई भी मत स्थिर करना समीचीन नहीं।